आज हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा महत्व है। भारत की भूमि पर 67% भूभाग पर एग्रीकल्चर किया जाता है। जैसे भोजन, कपड़ा, आवास जरूरी है, एग्रीकल्चर वैसे ही जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमें फूड प्रोवाइड कर सकता है। यदि किसान ना हो तो हमें फूड देने वाला कोई ना रहे। इसलिए भारत का 40% जीडीपी का यह हिस्सा है और नेट इकोनॉमी का 15% हमारा हिस्सा इसी एग्रीकल्चर से आता है। भारत के बहुत बड़े भूभाग पर खेती होती है, क्योंकि भारत की कई जगहों पर, भारत में करीब 6 प्रकार का मौसम सॉइल पाया जाता है, इसलिए हम लोग हर तरह की खेती कर लेते हैं। कई जगहों पर यह सुविधा नहीं होती ही नहीं है, जैसे अमेरिका, चाइना जबकि भारत से 5 गुना बड़ा है, रसिया 5 गुना बड़ा, चाइना 3 गुना बड़ा है, उसके बावजूद उसके आधे हिस्से में खेती हो पाती है और आधे में नहीं हो पाती है। भारत की बहुत बड़े भूभाग पर खेती हो जाती है। साथ में एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर होता है जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल डायरेक्ट जमीन से उगाते हैं और उसका यूज करते हैं। यदि और जैसे कि सेक्टर में हम लोग बिजनेस के सेक्टर में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। प्राइमरी वह सेक्टर होता है जो एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। यदि एग्रीकल्चर से प्राप्त चीज़ों को, यानी मिले हुए चीज़ों को कुछ भी बनाकर, कुछ भी मॉडिफाई करके बेच देते हैं, वो सेकेंडरी हो जाता है। और टर्सरी सेक्टर वह सेक्टर होता है जिसमें हम लोग मदद करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन वगैरह आता है। हालांकि जैसे एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर है, इसलिए यह हमें फूड, जो कि हमारे देश की सबसे बेसिक जरूरी है, यह प्रोवाइड कर देता है। यह फूड प्रोवाइड करने के साथ साथ रोजगार भी देता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पहले के ज़माने में प्रिमिटिव तरीके से होती थी, वो जीवन भरण पोषण के हिसाब से ही होता था। लेकिन आज के टाइम में इसमें कई तरह के रोजगार लोग जुड़े हैं, जैसे कि वाटरिंग करने वाले, निगरानी करने वाले, देख रेख करने वाले। इसके साथ साथ आज एग्रीकल्चर बहुत बड़े स्तर पर होने की वजह से इसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। आज हम लोग हेक्टरों में खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जिसके वजह से इसमें हजारों लोगों की आवश्यकता पड़ती है इसे करने के लिए। साथ में जब से कॉमर्शियल एग्रीकल्चर हो गया, खेती का पर्पस पैसा कमाना हो गया, इसमें कई तरह के टेक्नोलॉजी, टूल्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं। आगे हम लोग इस विषय में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सेक्टर है जो हमें फूड, जो कि सबसे जरूरी चीज होती है, प्रोवाइड कराता है, और ऑक्यूपेशन, यह हमें रोजगार भी देता है। साथ में यदि एग्रीकल्चर ना हो तो किसी भी कंपनी को या फैक्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं प्राप्त होगा, यानी कि एग्रीकल्चर ही किसी भी फैक्ट्री को, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल अवेलेबल कराता है, या किसी भी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल अवेलेबल कराता है, या फैक्ट्री। ये कि हमारा देश इतना बड़ा है और एग्रीकल्चर इतने भूभाग होते हैं, इसलिए हमारे देश को एग्रीरियन, यानी कि कृषि का देश, कृषि प्रधान देश कहा जाता है हमारे देश को। साथ में यह एग्रीकल्चर कनेक्टिंग ऑफ द मेनी रिसोर्सेज, कई रिसोर्सेज कनेक्ट कर देता है, जैसे कि वाटर रिसोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर रिसोर्स, और कई तरह के फ्यूल वगैरह भी इस खेती के तहत आज यूज होता है। साथ में टेक्नोलॉजी है तो फ्यूल तो लगना ही है, इसलिए कई तरह के रिसोर्स को भी ये कनेक्ट कर देता है। इतने जरूरी होने के बाद भारत में इतना अनाज स्टोर है कि 250 साल तक हमें फूड की किसी इमरजेंसी में 250 साल तक हम लोग को फूड की दिक्कत नहीं, भूखमरी नहीं आ सकती है। इसके बावजूद भारत में 5 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं। यहाँ की यहाँ के व्यवस्था के सिस्टम के अंतर्गत, क्योंकि इतने अच्छे से यहाँ सिस्टम को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ऐसे लोग हैं जो सिस्टम ठीक से चला नहीं पाते हैं, नहीं तो हमारे देश में इतने टाइम के लिए फूड स्टोर है। इसके अलावा हम लोग यह समझ सकते हैं कि भारत फूड प्रोवाइड तो करता ही है, इसके साथ ही हम लोग हर साल हमारे देश में फूड का इतना बड़ा हिस्सा इंसेक्ट, मौसम और नमी की वजह से बर्बाद हो जाता है, जिसमें छोटे मोटे देश
कई महीनों तक खाना खा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान, भूटान, नेपाल जैसे देश आराम से महीनों खाना खा सकते हैं। इतना भोजन चूहे बर्बाद कर देते हैं। इसके लिए भी सरकार कई तरह की सुविधाएं देती है। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। सरकार एग्रीकल्चर में सहायता करने के लिए पैसे प्रोवाइड करती है, सीड प्रोवाइड करती है, और हम इसे आगे भी कमर्शियल तरीके से भी समझेंगे। कृषि इतनी जरूरी चीज़ है, इसलिए हम लोग कृषि के फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ और भी समझते हैं। जैसे कृषि किस किस तरीके से होता है। पहले प्रिमिटिव तरीके से खेती होती थी। प्रिमिटिव तरीका ही वह तरीका होता है जैसे स्लैश बर्न। स्लैश बर्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के तहत भी समझ सकते हैं। जैसे कि प्रिमिटिव टाइम में ना चारों तरफ जंगल हुआ करती थी, चारों तरफ जंगल हुआ करती थी, इसलिए हम लोग पेड़ों को काट कर इसे खेती लायक बना देते थे, आग लगा देते थे, इसमें आग लगा देते थे। हम पेड़ों काट देते थे या आग लगा देते थे, जंगल जल जाता था। जो राखें बचती थी वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी को फर्टाइल कर देती थी। इस तरह से कई लाखों हेक्टेयर में आज हमारे पूरी धरती पर जंगल बर्बाद किए गए इस खेती की वजह से। हालांकि खेती बहुत जरूरी भी चीज है, इसमें जंगल को काट कर उस जमीन को खेती करने के लायक बना दिया जाता है। इसी को स्लैश बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें जब तक यहाँ पे खेती होती है, जब तक इस जगह पर खेती होती है, जलाने के बाद इस जगह पर खेती की जाती है, और जब हम किसी मिट्टी में खेती कर देते हैं एक बार, तो उसकी ह्यूमस की मात्रा यानी फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए उस जगह को छोड़कर हम दूसरी जगह जंगल को काट देते हैं, जला देते हैं और यहाँ पे खेती कर लेते हैं, और तब तक यह मिट्टी फर्टाइल होने के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि प्रिमिटिव टाइम में फर्टिलिटी के लिए पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड है। फर्टिलिटी के लिए भी और रेन के लिए भी, बारिश के लिए, पानी के लिए हम लोग पूरी तरह प्रिमिटिव टाइम में बारिश पे डिपेंड थे। क्योंकि बिना बारिश के खेती करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि आज की तरह टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करती थी। वो लोग टूल्स भी बहुत मिनिमम टूल्स यूज करते थे, जैसे कि हल हो गया, कुदाल हो गया, खुरपी जो हाथ से यूज होता है, हंसिया जो हाथ से यूज होता है, इस तरह की चीजों को वो लोग यूज करते थे, और इन्हीं मामूली टूलों से वो खेती करते थे। इसलिए प्रिमिटिव खेती बहुत बड़े एरिया में नहीं हो पाती थी। यह इस प्रिमिटिव खेती का मेन मकसद ही होता है कि भरण पोषण के लिए, खाने के लिए कुछ अनाज उगा लेना, जो बेसिक अनाज जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, दालें हो गई, फल फूल सब्जियाँ आती हैं। कुछ प्रिमिटिव तरीके से आज भी हम लोग फार्म में ऐसी तरीके से खेती छोटे से बगीचे में कर लेते हैं, जिसमें तो धीरे धीरे जैसे हम लोग इस आगे समझते हैं कि प्रिमिटिव तरीके से खेती करने के बावजूद जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों को यह जरूरत महसूस होने लगी कि इस तरीके से खेती करके बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, सबका भरण पोषण नहीं किया जा सकता है। तब लोगों ने, जबकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही थी, हमारा देश ग्लोबलाइज हो रहा था, क्योंकि हर देश से हम लोग जुड़ते जा रहे थे धीरे धीरे। वैसे तो हम कह सकते हैं खेती की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी। हड़प्पा सभ्यता से भी पहले से है, खेती होती ही आ रही है। हम लोग कह सकते हैं न्यूलिथिक एज से ही खेती होती आ रही है। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ने लगी, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगा, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अनाज की आवश्यकता महसूस होने लगी, और इसके अलावा ज़रूरत की बात है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग प्रिमिटिव से मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमें कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी थी। यह ज़रूरत हमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर की ओर ले गई। यह ज़रूरत इंटेंसिव एग्रीकल्चर की ओर हमें ले जाती है कि यह एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से जुड़ जाता है। हम लोग खेती तो प्रिमिटिव टूल्स एडवांस टूल्स में बदल जाते हैं। इसमें ट्रैक्टर, थ्रेसर वगैरह आ जाता है। यहाँ पानी को इरिगेट करने के लिए, खेत को इरिगेशन करने के लिए हमें बारिश पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इसके लिए बोरिंग जो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा प्रोवाइड होता है, उसका यूज हम लोग कर लेते हैं। टूल्स भी एडवांस हो गए। हार्वेस्टिंग के लिए ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, फसल की कटाई के लिए भी थ्रेशर का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। इस वजह से हम लोग इतना अनाज उगा लेते हैं कि
उसे खाने के बावजूद बचत करके आसपास के मार्केटों में उसे बेच भी पाते हैं और पैसे को अगली खेती के लिए और ज़रूरत के अन्य ज़रूरतों के लिए यूज कर लेते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मेन मोटिव यही है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड उगाना और उसे मार्केट में। ज़्यादा से ज़्यादा फूड उगाने की दो वजह हैं। पहली वजह यह बन जाती है कि जनसंख्या राइज कर रही है लेकिन जमीन उतना ही है। जमीन तो हेरिडिटी की वजह से, क्योंकि भारत में एक पर्पस यही है, भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पिता के पास जमीन है और उनके दो बेटे हैं, यह जमीन दो भागों में टूट गई। अगर उनके पास 10 हेक्टर जमीन है तो 5-5 हेक्टर दोनों में बढ़ गया, फिर अगली हेरिडिटी अलग टूट जाएगी। इस तरह से जमीन तो कम हो रहा है लेकिन जनसंख्या बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। पहला मकसद ये हो गया। इस वजह से कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सबके लिए भोजन अनिवार्य है, क्योंकि हम खाए बिना तो जी ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस एग्रीकल्चर को हम लोग टेक्नोलॉजी से जोड़ दिए। टेक्नोलॉजी आने की वजह से कई तरह के कटाई उटाई के लिए थ्रेशर, ट्रैक्टर, कई तरह का मशीनरी, जैसे स्टोरेज सिस्टम आ गया। हम फूड को स्टोर कर सकते हैं लंबे समय। प्रिमिटिव टाइम में ये सब नहीं किया जा सकता था। दूसरा कारण यह बन जाता है कि कम जमीन में ज़्यादा अनाज उगाया जा सके, इसके लिए हमारे देश के साइंटिस्टों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, जिसमें एमएस स्वामीनाथन ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले पहले साइंटिस्ट हैं जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। इन्होंने ऐसे ऐसे हाइब्रिड बीजों की खोज की जो कम जमीन पर थोड़े से ही सीडलिंग में, यानी कि बुआई में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाकर देते थे। और यह हाइब्रिड फसलों में आई, जानवरों में आई, फल फूलों में आई, कई तरह के हाइब्रिड्स हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं, तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, ऐसे बीज की खोज हो गई जो कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने लगे। इनमें मेहनत भी कम लगता था और पैदावार भी ज़्यादा हो जाता था, तो हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने लगे। यह एग्रीकल्चर, क्योंकि धीरे धीरे हमारा देश ग्लोबलाइज हो रहा था, हमें कई अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती थी जिसके लिए हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर डिपेंड होते थे। ऐसा हम लोगों ने किया कि धीरे धीरे इस इंटेंसिव एग्रीकल्चर को कमर्शियल एग्रीकल्चर में हम लोग बदल दिए। कमर्शियल एग्रीकल्चर पैसे कमाने के मुद्दे से खेती की जाती है। इसमें पहला पर्पस यही होता है कि पैसा कमाया जाए। इसके लिए कई तरह की फसल की जाती है, जैसे गन्ने की खेती होगी, कॉफ़ी की खेती होगी, कव्वे की खेती होगी, कपास की खेती होगी, फाइबर जैसे हम लोग निकलता है, जूट हो गई, इस तरह की खेती की जाती है। पैसा कमाना यह बहुत बड़े, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमी लगती है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, कई तरह की चीज़ें, इरिगेशन वगैरह, बहुत बड़े इरिगेशन की सुविधा करनी पड़ती है, इसके बाद होती है। लेकिन इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। आज हमारा देश कई चीज़ों का एक्सपोर्ट भी करता है। हम लोग सबसे दुनिया के बेस्ट कॉफ़ी उगाते हैं, सबसे बेस्ट चाय उगाते हैं, सबसे बेस्ट आम, लीची, इन सब चीज़ों को उगाते हैं। इस विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतने ज़रूरत की चीज़ों को हमारे देश में क्रॉप के लिए कुछ खास पैटर्न है, क्योंकि हर क्रॉप एक ही मौसम में नहीं उगाए जा सकते हैं, एक ही तरह के मिट्टी में नहीं उगाए जा सकते, एक ही तरह के ज़मीन में नहीं उगाए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हम लोग क्रॉप के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। क्रॉप का पैटर्न कुछ ही है कि रबी होता है, खरीफ होता है और जायद होता है। हम लोग इन 3 तरीके पर, यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग इस क्रॉप को 3 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। रबी फसल वो फसल होती है जिसको अक्टूबर में बोते हैं, सीडलिंग करते हैं और मार्च तक हार्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि गेहूं, व्हीट, माइज, मिलेट, ये सब। खरीफ वो फसल होती है जिसको हम लोग जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर
या नवंबर तक हार्वेस्ट कर लेते हैं। इनका हार्वेस्टिंग टाइम होता है। ये ऐसे फसल हैं जिनको पानी की आवश्यकता कम पड़ती है और नमी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, मॉइस्चर वगैरह चाहिए होती है। इसमें चना वगैरह आ जाएगा, भुट्टा वगैरह आ जाएगा, माइज जिसे बोलते हैं। खरीफ वैसे फसल होते हैं जिसको पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होती है, जैसे कि राइस, चावल। इस तरह के फसल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। 200 से 150 से 200 सेंटीमीटर तक इनको बारिश हमेशा चाहिए, क्योंकि ये हमेशा पानी में डूबे रहते हैं, इतनी पानी चाहिए होती है। ज़्यादा ऐसे फसल होते हैं जो रबी और खरीफ के बीच में उगाए जाते हैं। ऐसा हम समझ सकते हैं मार्च टू नवंबर, या मौसम ये टाइम के बीच बीच में आते हैं। ज़्यादा फसल जैसे ककड़ी, खीरा, टमाटर इत्यादि हो सकते हैं, जामुन वगैरह भी आते हैं, जो ये छोटे छोटे टाइम के लिए बीच बीच में उगते हैं और इसे हम खाते हैं। ये कुछ जायद फसल कहलाते हैं, जो छोटे छोटे महीनों में हर खरीफ और जायद फसलों के बीच बीच में उगाए जाते हैं। हम लोग फसल उगाने के लिए भी कई तरह के पैटर्न हैं। एक तो जैसा कि हम लोग आहार डिपेंडेंट फसल उगाते हैं, जो खाने के पर्पज से होता है, जिसका मेन ही मकसद, भारत में सबसे ज़्यादा फसल इसी पर्पज से उगाया जाता है कि पेट का भरण पोषण हो सके। इसके अलावा हम लोग द्विफसली उगाते हैं, एक ही खेत में 2 टाइप के फसल उगाते हैं। कुछ लोग गेहूं के साथ सरसों उगा लेते हैं, बाजरा उगा लेते हैं, माइज के साथ उगा लेते हैं, भुट्टे के साथ उगा लेते हैं, इस तरह के। इसके अलावा ट्रैक और ड्रॉप तरीके से भी हम लोग उगाते हैं। ड्रॉप वो तरीका होता है जिसमें फूल वगैरह उगाए जाते हैं। ट्रैक वो हो गया जो मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, जिसका जिक्र हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। हम लोग इस तरह के जब रबी फसल जो और खरीफ फसल और जायद फसल, यह 3 तरह के हम लोग फसल, 3 तरह के फल हैं, ये मौसम डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम इसे फसलों को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिए। हालांकि अब चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन से फसल को उगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि भारत देश है, जब भारत देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो भारत में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के, क्योंकि चावल में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने गोल्डन राइस का इजाद किया। गोल्डन राइस की खासियत यह है कि यह बीटा कैरोटीन विटामिन ए की कमी को पूरा कर देता है। हम लोग भारत हालांकि चाइना वर्ल्ड में चाइना सबसे ज़्यादा चावल उगाता है, लेकिन आज हम लोग राइस के बारे में पढ़ते हैं। भारत में सबसे मेन प्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहला फूड, जो मेन फूड है, जो भारत कई हिस्सों में सबसे ज़रूरी भी होता है, दक्षिण के प्रदेश में तो चावल बहुत ज़रूरी होता है। तो चावल के बारे में पढ़ते हैं। भारत में चावल पहला फूड होता है, इसे कम से कम 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? चावल को उगाने के लिए इसकी जड़ों को पानी में डूबे रहना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में इसे टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री या 21 से 27 डिग्री भी हम समझ सकते हैं कितना चाहिए ही चाहिए होता है ये इसको गर्मी के दिन में, क्योंकि हमारे देश में मौसम ही जो मानसून होता है जुलाई मौसम से शुरू होता है, इसलिए हम लोग जो खरीफ फसल है जुलाई से शुरू होता है, क्योंकि इसी समय में ज़्यादा पानी वाले फसल उगाए जाते हैं। हमारे भारत में मानसून इसी टाइम में आता है, ये भारत के हिसाब से सजाया गया है। इसे उगाने के लिए एलुवियल सॉइल, इसके साथ साथ हम इसे क्ले सॉइल में भी उगाते हैं, क्योंकि दोनों सॉइल के पानी ऑब्जॉर्व करने की क्षमता और पानी को रोक के रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ हमारे देश में चावल खेती प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि वर्ल्ड में चाइना सबसे नंबर 1 पे, भारत दूसरे नंबर पे, चाइना नंबर 1 पर है। इसके बाद छत्तीसगढ़ जैसा कि छत्तीसगढ़ को और दक्षिण में कावेरी नदी को, कृष्णा नदी को चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चावल बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। बिहार में रोहतास जिले में चावल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग बिहार भी समझते हैं। बिहार में रोहतास जिला है, बिहार में 39 जिले हैं, जिसमें से एक रोहतास जिला है जिसमें चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। बिहार को चावल का सबसे बड़ा हिस्सा रोहतास जिले से ही प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग व्हीट के बारे में बात करते हैं, गेहूं, जिसे हम लोग कहते हैं ये भारत की दूसरी
सबसे जरूरी अनाज में से एक है, क्योंकि हम लोग इसका यूज कई तरह के खाने के अलावा खाने में तो करते हैं, इससे कई ऐसे आइटम भी बनते हैं जो हमारे देश को अन्य चीज़ों में भी प्रभावित कराते हैं। पहला देखते हैं कि जो व्हीट है इसको पानी कम से कम 50 से 75 सेंटीमीटर भी चाहिए। यह खरीफ या रबी फसल है। गेहूं हमारा रबी फसल होने की वजह से अक्टूबर में बोया जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग मार्च के आसपास होती है। होली के टाइम में, होली भी हमारा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जिस तरह से। और इसे टेम्परेचर 20 से 27 या 21 से हम लोग 27 भी समझ सकते हैं। इसको भी उगाने के लिए एलुवियल सॉइल चाहिए और कुछ जगहों पे ये ब्लैक सॉइल में भी उगाया जाता है, जैसे दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन प्लेटू का जो क्षेत्र है इसमें ब्लैक सॉइल में भी उगाया जाता है। इसे लेटराइट सॉइल में भी उगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा भारत गेहूं चाइना में सबसे नंबर 1, क्योंकि गेहूं चाइना में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, कुछ 10-15 मीट्रिक टन का अंतर है। हालांकि सबसे ज़्यादा गेहूं यूपी में और उसके बाद पंजाब में उगाया जाता है। गेहूं इसके अलावा कर्नाटक वगैरह में भी उगाया जाता है। इसके बाद हम टी की बात कर लेते हैं। टी चाय को हम लोग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन उगाते हैं, क्योंकि इसे वार्म क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, जहाँ नमी कुछ खास ना हो और टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री और या इससे भी ज़्यादा इसको चाहिए होती है। मॉइस्ट कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और इसको उगाने के लिए लेटराइट सॉइल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। लेटराइट सॉइल में ये सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, अच्छे से ग्रो कर जाता है, क्योंकि और इसके सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे लीफ फूड वगैरह, खाद, न्यूट्रिशन वगैरह, इसको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। चाय में थीन पाया जाता है। भारत के लोग चाय का मेन पर्पस, भारत में चाय का उपभोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा चाय हम लोग करते हैं, या हम लोग चाइना से भी सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं, चाइना से भी आगे। भारत में सबसे उत्तम क्वालिटी की चाय बनाई जाती है, उगाई जाती है, लेकिन हम लोग उसे भोग नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर ऐसे चाय विदेशों में बेच दी जाता है, जैसे स्कॉटलैंड हो गया, न्यूयॉर्क वगैरह हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन वगैरह हो गया। चाय में थीन पाया जाता है, यह थकान को दूर कर देता है। चाय के पत्तियों में थीन पाया जाता है जो थकान को दूर कर देता है, इसलिए भारतवासी इसे का उपयोग करते हैं। चाय का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट श्रीलंका करता है। हालांकि चाइना उगाता है सबसे ज़्यादा और इंडिया दूसरे नंबर पे है, लेकिन इंडिया सबसे उत्तम क्वालिटी का चाय उगाता है। यहाँ के लोग तो चाय में भी दूध का चाय पीते हैं। चाय पीने का सही तरीका यहाँ का तो लोगों को पता ही नहीं है। कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। कॉफ़ी को भी उगाने के लिए चाय जैसा ही टेम्परेचर, मॉइस्चर थोड़ा कम चाहिए और इसको पकने के लिए, राइप करने के लिए थोड़ा सा ठंडापन और धूप होना चाहिए। इसके साथ साथ इसे बारिश की कुछ खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह इसको 50 सेंटीमीटर या उससे कम पानी भी मिलेगा तो ये ग्रो कर जाता है, लेकिन इसको भी उगाने के लिए लेटराइट सॉइल चाहिए। यह कर्नाटक में, हमारे देश में, भारत में कर्नाटक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाता है, कहवा। हालांकि दुनिया में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात करता है। केरल, तमिलनाडु ऐसे जगहों पर कॉफ़ी उगाई जाती है। साथ में इंडिया में 3.4% कॉफ़ी पूरी दुनिया में भले उगाई जाती है और ये पूरी दुनिया में दिया जाता है। मैंने वर्ल्ड पर हम लोग 3.5% कॉफ़ी उगाते हैं वर्ल्ड लेवल पर। माइच की बात कर लेते हैं, जो एक खरीफ फसल है। इसे 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश चाहिए और 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। साथ में इसे ओल्ड एलुवियल सॉइल में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। कर्नाटक, जैसा कि हमारे देश में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा माइच उगाया जाता है। इसके साथ बिहार, MP, UP में भी उगाया जाता है। पूरे भारत में 7th पोजीशन पर हम लोग आते हैं माइच उगाने में। पल्सेज, हम लोग पल्सेज उगाते हैं और पल्स कई तरीके होते हैं, जैसे अरहर, तूर, मसूर, मूंग इत्यादि भी हम लोग उगाते हैं। इसलिए पल्स को 50 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए। टेम्परेचर भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए।
लोमी सॉइल, हालांकि पल्सेज अच्छे उगते हैं लोमी सॉइल में, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के सॉइल में इसे उगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान में पल्सेज उगाए जाते हैं, या सबसे ज़्यादा दालें भारत में ही उगाई जाती हैं। इसे लिंगुमियस प्लांट कहते हैं। इसलिए लिंगुमियस प्लांट वह प्लांट होते हैं जिसके जड़ों के गांठों में नाइट्रोजन बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके जड़ों के गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और इसीलिए इसे लिंगुमियस। राइजोबियम बैक्टीरिया की खासियत यही होती है कि यह मिट्टी में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देता है और उसे मिट्टी में मिला देता है। इससे, क्योंकि पेड़ पौधे नाइट्रोजन का डायरेक्ट अवशोषण नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं शुगर कैन के बारे में। शुगर कैन यूपी में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसे भी उगाने के लिए 100 से 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, या उससे कम बारिश ही चाहिए होती है। 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए ज़्यादातर। एलुवियल सॉइल और लोमी दोनों ही टाइप के सॉइल में इसे उगाया जा सकता है। जैसा कि हमने कहा, यूपी में यह सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र में इसको सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार में भी इसमें खेती होती है। भारत में यह सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इस तरह के अलावा भी कई फसलें ऐसे हैं, जैसे आम हो गया, जैसे कई फ्रूट है, हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। जिस हॉर्टिकल्चर वह कल्चर होता है जिसमें हम लोग फ्रूट उगाते हैं, फल फूल उगाते हैं, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आम, जैसे कि हमारे देश में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा आम होता है, बिहार में भी होता है, तमिलनाडु, यूपी वगैरह में आम की खेती बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा आज हम लोग कुछ ऐसे फूड ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे जिनकी शुरुआत, सबसे पहली शुरुआत यहीं से हुई, या ये कह सकते हैं इनका जन्म स्थान है। जैसे कि पैडी, इंडो चाइना जो भारत और चाइना दोनों के बीच का स्थान है, इसकी शुरुआत इंडो चाइना से हुई थी। माइज है मध्य अमेरिका, माइज जिसको हम लोग मक्का के नाम से जानते हैं, भुट्टा, इसकी शुरुआत मध्य अमेरिका से हुई थी। मध्य अमेरिका में पहली बार भुट्टे को, साथ ही आलू जो हम लोग खाते हैं, इसकी भी शुरुआत अमेरिका से ही हुई है। इसके अलावा वीट की बात कर लेते हैं। वीट हमारे मध्य प्रदेश की इसकी पहली बार शुरुआत हुई है। इसके बाद जौ चाइना से हुई है, जौ की भी शुरुआत चीन से हुई है। मिलेट यानी कि बाजरा, इसकी शुरुआत अफ्रीका से हुई है, और ज्वार भारत से इसकी शुरुआत हुई है। तो इनके अलावा भी कई ऐसे फ्रूट हैं, जैसे कि चाइना से हम लोग समझ सकते हैं, जो आज हम लोग नूडल्स खाते हैं, कॉफ़ी, जैसा कि हमने कहा। हालांकि यह भी कहा जाता है कि कॉफ़ी की शुरुआत और इसी खोज बकरी द्वारा की गई थी। इस तरह से समझते हैं। आज के लिए इतना ही।